Origin of Earth. First logical hypothesis given for the origin of Earth is by Comte de Buffon in 1749 AD. Two types of concept are there for origin of Earth. एक है monistic concept और एक है dualistic concept. Monistic concept यानी parental hypothesis भी कहते हैं इसको, involves only one heavenly body. Planets originate from this single star. मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में दो प्रचलित हैं, एक है कैंट और एक है लैपलास. पहला बात करें तो गैसियस हाइपोथेसिस, ये कैंट ने दी थी, ये जर्मन था एक. देयर वाज अ सिस्टम ऑफ 9 रिंग्स सेपरेटेड फ्रॉम अ हॉट मूविंग नेबुला ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. विद कंडेंसेशन ऑफ दीज रिंग्स प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड. दूसरा नेबुलर हाइपोथेसिस है, ये लैपलास ने दिया था, ये एक फ्रेंच था. इसने बताया था इन स्टेट ऑफ 9 रिंग्स ओनली वन रिंग वाज सेपरेटेड फ्रॉम नेबुला. फर्दर दे आर फ्रेगमेंटेड 9 planets from 9 rings and remaining nebula became sun. डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है आपका वो इन्वॉल्व, उसमें दो हेवनली बॉडीज़ की बात होती है. ये एक बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस है. इसमें एक तो चैम्बरलिन की फेमस है और एक जेम्स जीन्स की फेमस है. चैम्बरलिन्स एंड मोल्टन की जो है उसे बोलते हैं प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस. According to it, there were two heavenly bodies in the universe, the protosun and its companion star came close to the protosun. जो companion star था वो protosun के close आया और उनका इंटरेक्शन से ग्रेविटेशन पुल से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स वर डिटैच फ्रॉम द प्रोटोसन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल pull exerted by the companion star. These small particles जिनको planetesimals कहा गया fuse together to become planets. दूसरा टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स की बात करें, ये मॉडर्न हाइपोथेसिस है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सोलर सिस्टम वाज ऑरिजिनेटेड ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द primitive sun and a much bigger intruding star. Binary star hypothesis of Russell बोलती है कि this theory tries to explain the distance between the sun and the planet and also the angular momentum of the planet. Binary star. अगली थ्योरी है सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ एफ होयल. होयल told that behind the origination of planet 3 stars were involved rather than 2. According to this theory, planets were ignited from the supernova explosion. According to this theory, planets were originated from the supernova explosion in the companion star rather than from sun. फिर एक और थ्योरी है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ऑटो स्मिडेट्स. इसने कहा कि द प्लैनेट्स originated from the gas and the dust particles while moving in its orbit. Sun, due to its gravitational pull, captured the dust and gaseous cloud called the dark matter. The accumulated cloud of dust started to revolve around the sun और ये प्लैनेट बन गए. मतलब एक सन था और उसके चारों तरफ ये यहाँ पे क्लाउड से इसको उसने अट्रैक्ट किया, तो धीरे धीरे ये क्या हुए, इसी क्लाउड में से ऐसे ऐसे कोई यहाँ पे प्लैनेट बन गया. ऑटो इसमें डस्ट ने दिया ये. नेक्स्ट हम बात करेंगे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ या जियोलॉजिकल स्केल. ठीक है, तो सबसे बड़ा होता है ईऑन, फिर होता है इरा, फिर होता है पीरियड, फिर होता है इपोज, फिर आपका आएगा एज और ईयर्स, और फिर क्या मेजर इवेंट्स हुए थे. ठीक है, तो हम प्रेजेंट से पीछे चलेंगे. तो एरा में सबसे पहले हम बात करेंगे काइनोजोइक एरा फ्रॉम 65 मिलियन ईयर्स टू द प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, आज से 65 मिलियन ईयर्स पीछे तक. ठीक है,
ये जो एरा है इसको बोलते हैं काइनोजोइक एरा। इसमें दो पीरियड आते हैं, क्वाटरनरी और टर्शरी। क्वाटरनरी पीरियड में दो इपोच हैं, हेलोसीन और प्लेस्टोसीन। ठीक है, हेलोसीन आपका है आज से लेकर 10,000 साल पीछे तक, इसमें आपका मॉडर्न मैन डेवलप हुआ है। फिर क्वाटरनरी के प्लेस्टोसीन काल की बात करें तो 10,000 से लेकर 20 लाख साल यानी 2 मिलियन तक की बात होती है। इसमें होमो सैपियंस डेवलप हुए थे। फिर आपका कैनोजोइक का टर्शियरी पीरियड की बात करेंगे हम। इसमें आपके चार इपोच आएंगे, प्लियोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन और पैलियोसीन। प्लियोसीन में 2 से 5 मिलियन साल के बीच की बात है। फ्रॉम प्रेजेंट अर्लियर ह्यूमन एंसेस्टर डेवलप हुए। टर्शियरी के मियोसीन में 5 से लेकर 24 मिलियन पहले एप एंड फ्लावरिंग ऑफ प्लांट एंड ट्रीज हुआ। ओलिगोसीन की बात करें टर्शियरी के तो 24 और 37 मिलियन ईयर्स के बीच में एंथ्रोपॉइड ऐप डेवलप हुआ। टर्शियरी के ही इयोसीन की अगर बात करें तो 37 टू 58 मिलियन के बीच में रैबिट्स एंड हेयर यानी घोड़ों का यहाँ पे उदय हुआ। टर्शियरी के पैलियोसीन की अगर बात करें तो 57 से 65 मिलियन के बीच का समय है ये। इसमें स्मॉल मैमल्स, रैट्स एंड माइस डेवलप हुए। तो यहाँ पे कैनोजोइक एरा था 65 मिलियन तक। ठीक है, फिर आपको आया मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा चला 65 से 245 मिलियन तक। ठीक है, इसमें मैमल्स हुए। इसमें 3 इपो पीरियड आते हैं। ठीक है, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रियासिक। तो क्रिटेशियस पीरियड में मेसोजोइक के जो कि 65 से 144 मिलियन का है, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर हो गया था। जुरासिक में 144 से 208 मिलियन के बीच का समय है, एज ऑफ डायनासोर्स हुआ। और ट्रेसिक में 208 से 245 मिलियन के बीच का समय है, फ्रॉग एंड टर्टल्स आए। तो डायनासोर से पहले थे फ्रॉग एंड टर्टल्स। यहाँ पे मेसोजोइक ख़त्म होता है। फिर आपका आता है पैलियोजोइक एरा 245 से 570 मिलियन का। पैलियोजोइक एरा में पर्मियन 245 से 286 मिलियन के बीच में यहाँ रेप्टाइल डोमिनेट करते थे और रिप्लेस किया था एम्फीबियंस को। फिर पैलियोजोइक में कार्बोनिफेरस 286 से लेकर 360 मिलियन के बीच में यहाँ पे फर्स्ट रेप्टाइल्स, वर्टिब्रेट एंड कोलवेट्स हुए। पैलियोजोइक में डेवोनियन पीरियड में 360 से लेकर 408 मिलियन एम्फीबियंस आए यहाँ पर। फिर पैलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में जो कि 408 से 438 मिलियन पहले का है, फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड क्रिएट हुआ प्लैनेट्स पर। फिर पैलियोजोइक के ऑर्डोविशियन पीरियड में 438 से 505 मिलियन में फर्स्ट फिश डेवलप हुई। पैलियोजोइक के कैम्ब्रियन पीरियड में 505 से लेकर 570 मिलियन पहले की बात है, नो टेरेस्ट्रियल लाइफ थी, मरीन इनवर्टिब्रेट थे बस। ठीक है, फिर आपका पैट्रियोजोइक ईयन में प्री कैम्ब्रियन एरा की बात करें। प्री कैम्ब्रियन एरा थी 570 से 4,800 मिलियन। 570 से 2,500 मिलियन पैट्रोजोइक ईयन में सॉफ्ट बॉडीड ऑर्थ्रोपॉड्स थे। और आर्कियन ईयन में जो कि 2,500 से 3,800 मिलियन पहले थी, ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हुआ। और हेडन ईयन में जो कि 3,800 से 4,800 मिलियन पहले थी, ओशन एंड कॉन्टिनेंट फॉर्म, ओशन एंड एटमॉस्फेयर रिच इन CO2। ओशन एंड कॉन्टिनेंट बने थे, ओशन एंड एटमॉस्फेयर में CO2 रिच थी।
इसके दौरान। ठीक है। फिर ऑरिजिन ऑफ स्टार्स हुआ आपका 500 मिलियन ईयर्स पहले। ऑरिजिन ऑफ सन भी हुआ था 5000 मिलियन ईयर्स पहले। सुपरनोवा का समय है 12,000 मिलियंस पहले ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ था। और बिग बैंग माना जाता है 13,700 मिलियंस पहले। ठीक है। तो हम अगर एरा की बात करें तो सबसे लेटेस्ट एरा है कैनियोजोइक, उससे पहले था मीसोजोइक, उससे पहले था पैलियोजोइक, उससे पहले था प्री कैम्ब्रियन। ठीक है। और अगर बिग बैंग के बाद हुआ सुपरनोवा, फिर आया ओरिजिन ऑफ स्टार्स, फिर आया हेडन ईओन, फिर आया आर्कियन ईओन, फिर आया पैट्रियोजोइक ईओन। ठीक है। जो सबसे लेटेस्ट एरा था कैनियोजोइक, वो आज से लेकर 65 मिलियन ईयर्स पहले था। मिसोजोइक का समय है 65 से लेकर 245 मिलियन, यहाँ पे मैमल्स आए। पैलियोजोइक एरा का है 245 से 570 मिलियन पहले। प्री कैम्ब्रियन एरा का है 570 से 4800 मिलियंस पहले। ठीक है। पीरियड्स की बात करें तो अभी चल रहा है क्वाटरनरी पीरियड, उससे पहले था टर्शरी पीरियड, उससे पहले था क्रिटेशियस, फिर उससे पहले जुरासिक, फिर उससे पहले था आपका ट्रियासिक, फिर उससे पहले था परमियन, फिर उससे पहले था कार्बोनिफेरस, फिर उससे पहले था डेवोनियन, फिर आपका सिल्यूरियन, फिर आपका ऑर्डोविसियन, फिर आपका कैम्ब्रियन। ठीक है। इपोज की बात करें तो इपोज आपका है लेटेस्ट है हेलोसीन, उससे पहले था प्लेस्टोसीन, फिर आपका था प्लियोसीन, फिर आपका था मायोसीन, फिर आप था ओलिगोसीन, फिर आप उससे पहले था इओसीन, फिर आपका था पैलियोसीन। ये पीरियड्स इपोज है, सॉरी। क्वाटरनरी पीरियड का समय है आज से लेकर 2 मिलियन तक। टर्शरी पीरियड का समय है 2 मिलियन से लेकर 65 मिलियन अबव, और ये बनाते हैं कैनियोजोइक एरा। क्रिटेशियस पीरियड का समय है 65 से लेकर 144 मिलियन पहले। जुरासिक पीरियड का समय है 144 से 208 मिलियन पहले। ट्रायसिक का है 208 से 245 मिलियन पहले। क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक ये मीसोजोइक इरा में आते हैं 65 से 245 मिलियन। परमियन पीरियड में समय है 245 से 286 मिलियन। कार्बोनिफेरस पीरियड का समय है 286 से 360 मिलियन। डेवोनियन का समय है 360 से 408 मिलियन। सिल्यूरियन पीरियड का समय है 408 से 448 मिलियन। ऑर्डोविशियन का समय है 438 से 505 मिलियन। कैम्ब्रियन का पीरियड का समय है 505 से 570 मिलियन। परमियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन ये आते थे पैलियोजोइक एरा में 245 से 570 मिलियन पे। आगे चलते हैं। On the geological scale, era is the longest time span which is divided into periods. Periods further divided into epochs. Polar radius of Earth is 21 kilometers shorter than the equatorial radius. तो ये ज़्यादा है और ये कम है। Interior structure of Earth. Sources of information of Earth's interior. इनको तीन में क्लासीफाई किया गया है: आर्टिफिशियल सोर्स, मेटेरॉइड शावर और नेचुरल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स में आपका टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी से स्टडी करते हैं हम। नेचुरल सोर्सेज में आपका वॉल्केनिक एरप्शन और सिस्मोलॉजी यानी अर्थक्वेक से स्टडी करते हैं। और जो मेटेरॉइड गिरते हैं उनके मटेरियल से स्टडी होती है। आर्टिफिशियल सोर्सेज में पहले बात करें टेम्परेचर की। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस होती है पर 32 मीटर्स। अगर हम धरती के नीचे जाते हैं तो हर 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू दिस रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर विद डेप्थ ऑल द सब्सटेंसेस शुड बी फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है इन द अर्थ की ओर। बट ऐसा होता नहीं है, दिस इज़ नॉट द केस। विद इंक्रीजिंग डेप्थ ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन प्रेशर भी बढ़ता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉक्स ऑल्सो इंक्रीजेज, उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है साइमल्टेनियसली। एंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ।
और धीरे धीरे टेम्परेचर की जो रेट है वो भी गिरती रहती है। टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ इज़ मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सब कुछ लिक्विड नहीं होता है। प्रेशर की बात करें तो द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ द थिक लेयर्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर कॉजेज इंक्रीज इन डेंसिटी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। डेंसिटी बढ़ती रहती है। इट ऑब्वियस दैट सब्सटेंसेस प्रेजेंट एट द कोर शुड बी इन लिक्विड, बट ड्यू टू excessive pressure the liquid substance behave as solid. Therefore, because of excessive heat and pressure, rocks are like solid plastics. डेंसिटी की बात करें, ड्यू टू, या आर्टिफिशियल सोर्स में आता है, ड्यू टू कांस्टेंट प्रेशर exerted towards the center and heavy substances the density of layer increases. According to the gravitational theory of Newton, average density of Earth है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ अर्थ सरफेस जिसमें है 2.6 से 3.3, और सेंटर ऑफ अर्थ की डेंसिटी है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड सोर्स की बात करें तो मेटेरॉइड्स शावर है। Meteorites are the part of solar system. They are scattered in the space during the origin of the planet के समय से हैं. Sometimes meteorites fall on the earth. The study of meteorites reveals that it contains nickel and iron. The earth has magnetic property because of mix of nickel and iron in its interior part. तो उनका जैसा कंस्ट्रक्शन है वैसे ही अर्थ का होगा। अब नेचुरल सोर्स की बात करें तो वॉल्केनिक इरप्शंस आता है पहले। फ्रॉम वॉल्केनो एंड मैग्मा एंड लावा सम पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर से पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर में कुछ हॉट और इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा है, तभी तो बाहर निकलता है। दूसरा, एविडेंस ऑफ सिज्मोलॉजी। सिस्मिक वेव्स आर द पाथ अडॉप्टेड बाय द अर्थक्वेक वाइब्रेशंस ड्यूरिंग ऑन द earthquake. Seismic waves क्या होती हैं? These are the path adopted by the earthquake vibrations during, जब earthquake आता है। Seismic waves को तीन में बांटा गया है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड सरफेस वेव। प्राइमरी वेव्स फास्टेस्ट होती हैं और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में भी चलती हैं। सेकेंडरी वेव्स ओनली सॉलिड में ट्रेवल करती हैं। और सरफेस वेव जो होती हैं ये मूव्स अलोंग द सरफेस होती हैं, डेट रीचेज नियर द फोकस इन द एंड, सबसे लास्ट में पहुंचती हैं ये, और ये वेरी डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ये आपका अर्थ है, मान लो ये आपका सॉलिड इनर कोर है, ये आपका लिक्विड आउटर कोर है, ये आपका मेंटल है, और ये बाहर क्रस्ट है। अगर आपका भूकंप आया, ये आपका एपिक सेंटर है, तो वेव्स ऐसे चलेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो सॉलिड वेव्स होंगी ये यहीं तक जाएंगी, ये लिक्विड आउटर कोर में नहीं जाती हैं, वो यहीं तक पहुंचती हैं। ये आपका हाइट है 2900 किलोमीटर। इसका मतलब इसके आगे लिक्विड है, इसलिए यहाँ पे एस वेव नहीं जा रही हैं, जबकि प्राइमरी वेव इसमें जाएंगी, थोड़ा सा टिल्ट हुई हो जाएंगी। एस वेव यहाँ तक जाती हैं बस। ठीक है, ये आपका एस वेव का रीज़न हो गया 105 डिग्री तक। यहाँ पे पी एंड एस वेव दोनों मिलेंगी आपको। ठीक है, लेकिन 105 से लेकर आपका 140 तक यहाँ पर आपको नो पी वेव मिलेगी। ये पी वेव की शेडो जोन है। 140 से लेकर यहाँ 140 में नो डायरेक्ट एस वेव मिलेगी आपको। ऑन द बेसिस ऑफ द पाथ एंड वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज ऑब्टेन्ड। These waves follow a curved path which proves that curvature is due to vibration in the density in the interior of the earth. As waves do not pass through liquid and disappear from the depth of 2,900 km, it is proved that Earth is liquid state beyond 2,900 km of depth, which is extended near the core of the Earth. थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। द क्रस्ट की बात करें, आउटर मोस्ट लेयर होती है ये, इसकी एवरेज थिकनेस है 30 किलोमीटर। इट इज़ मेड अप ऑफ लाइटर रॉक्स। डेंसिटी है इसकी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की क्रस्ट की। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 किलोमीटर तक क्रस्ट है। डेंसिटी है 2.9। फिर आपका आता है ये अपर मेंटल, 30 से लेकर 700 किलोमीटर तक।
ठीक है। लेकिन 200 किलोमीटर के नीचे यहाँ पे एक मोनोरोविक डिसकंटिन्यूटी आती है, यहाँ डेंसिटी चेंज होता है, ठीक है। फिर आपका अपर मेंटल से जब हम लोअर मेंटल के बीच में जाते हैं तो यहाँ पे रैप्टी डिसकंटिन्यूटी आती है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी डेंसिटी होती है 4.3, यहाँ पे थी आपकी 3.3। फिर लोअर मेंटल से जब हम आउटर कोर के बीच में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ इससे पहले 5.5 डेंसिटी होती है और यहाँ पे 10 हो जाती है, ठीक है। फिर हम आउटर कोर से जब इनर कोर के बीच में आते हैं 5150 किलोमीटर पे, तो यहाँ पे लेमन डिसकंटिन्यूटी आता है और यहाँ पर आपका डेंसिटी फिर चेंज होती है और इनर कोर में 13.3 तक जाती है, ठीक है। तो अगर हम डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो ऊपर से लेकर नीचे ऑर्डर देखें तो मोनोरोविक डिसकंटिन्यूटी 200 किलोमीटर पे, फिर रैप्टी डिसकंटिन्यूटी 700 किलोमीटर पे, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आपका 2900 किलोमीटर पे और लेमन डिसकंटिन्यूटी आपका 5150 किलोमीटर पे आउटर और इनर पर। द मेंटल और सबस्ट्रेटम भी कहते हैं इसको। मेंटल इज एक्सटेंडेड अप टू 2900 किलोमीटर फ्रॉम द क्रस्ट। द अपर पार्ट ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। द लावा ऑफ वोल्केनो हैज़ इट्स सोर्स फ्रॉम दिस मेंटल। एस्थेनोस्फेयर आपका 350 किलोमीटर तक रहता है। सिंस एसएफ डज नॉट गो बियॉन्ड 2900 किलोमीटर डेप्थ, देयरफॉर मेंटल इज मेड अप ऑफ सॉलिड। मेंटल तक जाती हैं तो मेंटल सॉलिड का है। कोर की बात करें तो कोर का 2900 किलोमीटर से सेंटर तक जाती है, ठीक है। 2900 से 5150 तक ये आउटर कोर है और 5150 से 637 तक इनर कोर है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो डिसकंटिन्यूटी आती है बीच में वो है आपकी लेहमान डिसकंटिन्यूटी। एवरेज डेंसिटी ऑफ द कोर है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पूरे कोर की, आउटर और इनर कोर, लेकिन इनर कोर में 13.3 तक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सुस की बात करें, सुस ने क्लासीफाई किया है। अकॉर्डिंग टू सुस, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, सुस हैज़ आइडेंटिफाइड 3 लेयर: सियाल, सीमिग और नीफे। सियाल का मतलब है सिलिकन और एल्यूमिनियम, रेफर्स टू अपर मोस्ट लेयर होती है ये। एवरेज डेंसिटी यहाँ पे है 2.9 और सियाल की डेप्थ है 50 से 300 किलोमीटर तक। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की जो लेयर है उसकी डेंसिटी 2.9 से 4.7 है और इसकी डेप्थ है 1000 से 2000 किलोमीटर। नीफे, निकल और आयरन, इसकी डेंसिटी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी डेप्थ टू द कोर ऑफ द अर्थ जाती है 2000 के बाद। ये आपका सियाल, सीमा और नीफे, सियाल, सीमा और नीफे अकॉर्डिंग टू स्विस। वेंडर ग्रेचिट्स क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसने 4 लेयर के बारे में बात करी है। पहला इसने बोला है आउटर सिलिका क्रस्ट, फिर उसके बाद इनर सिलिकेट लेयर एंड मेंटल, फिर आपका मिक्सड मेटल एंड सिलिकेट और लास्ट में मेटालिक न्यूक्लियस। आउटर सिलिका क्रस्ट थिकनेस इसने बताई है 60 किलोमीटर बिलो और ये 20 किलोमीटर अटलांटिक के नीचे है और 10 किलोमीटर पैसिफिक के नीचे है। डेंसिटी इसकी 2.75 से 3.1 है। दिस लेयर कंप्राइज ऑफ सिलिकॉन एल्यूमिनियम, इसके साथ उसने बोला है पोटेशियम और सोडियम भी है। इनर सिलिकेट लेयर एंड मेंटल की बात उसने करी है, 60 से 1200 किलोमीटर तक जाती है। डेंसिटी 3.1 से 4.75 है। इसमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम तो उसमें भी था, साथ में कैल्शियम आ गया। फिर आपका जोन ऑफ मिक्स्ड मेटल एंड सिलिकेट थर्ड लेयर उसने बात करी है। इसकी थिकनेस है 1200 से 2900 किलोमीटर। डेंसिटी है 4.75 से 7.8। कंपोजिशन है निकल, आयरन, सिलिका और मैग्नीशियम एक्स्ट्रा उसने जोड़ दिया। फिर मेटालिक न्यूक्लियस की बात उसने करी है। थिकनेस है 2900 से सेंटर तक। डेंसिटी यहाँ पे मोर देन 11 है। कंपोजिशन है आयरन एंड निकल।